मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आज मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। शाहजा जो हमारी कुलीग हैं, होस्ट हैं, आज वो लाहौर गई हुई हैं वीकेंड पे और मंडे से हमारा अपना एक रेगुलर शो होगा दोबारा शाहजा के साथ। और आज उनकी कमी दूर करने के लिए मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो जिनको आज हमने स्टूडियो में ये दावत दिया है कि वो मेरी कमी को आके यहाँ पे फिल करें, वो हैं हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब। हम इनके अपने शोज़ में तो जाके फेस टू फेस भी रहते हैं, मुकाबले भी रहते हैं, तो आज हमने फैसला किया कि क्यों ना इनको अपने स्टूडियो में बुलाया जाए और इनके मुकाबले बैठ के कोई बातचीत ये की जाए। तो लिहाजा अरशद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियो में। तो आज शुरुआत हम करते हैं आमिर मतीन साहब से कि आमिर साहब, आज आपने देखा पेशावर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और जिस तरीके से वहाँ पे हमने देखा कि अगर मैसकर हुआ है, पुलिस की या दूसरी इंटेलिजेंस इदारों की फेलियर्स है वो सामने आई हैं, तो उस पर तो हम बात आज करेंगे और बड़ी तफसील से करेंगे, इसलिए अरशद शरीफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हमने बात करनी है। तो इस वक्त अगर आप आज वहाँ पार्लियामेंट भी गए थे, तो ज़रा हमें पार्लियामेंट की डायरी अगर थोड़ी सी दे सकें, उस डायरी के बाद हम इस वाक़े पे आए हैं कि वहाँ पेशावर में क्या कुछ हुआ है, क्या फेलियर्स हुई हैं और क्या एक दफ़ा पूरा पाकिस्तान स्टैंड एक्सपोज्ड के आपको लगता है कि वहाँ सिंध से लेके ये पेशावर तक ये दहशत गर्दों का राज है। इस पे तो हम आएंगे, बात करेंगे तफसील से। आप ज़रा कोई पार्लियामेंट की कोई हमें बताएंगे कि पार्लियामेंट में क्या प्रोसीडिंग हुई आज पार्लियामेंट में ये क्योंकि वाक़या उसके बाद हुआ तो इसलिए वहाँ पे तो ज़ाहिर है इसका जिक्र नहीं हो सका, मगर ये कि ये वाक़या आपकी याद दहानी है कि हम भूल जाते हैं कि जनाब ये अभी जंग जारी है और ये जब भी एक बड़ा वाक़या होता है फिर एक पैटर्न है कि फ़ौरन सारे लोग जाग जाते हैं और एकदम से फिर मीडिया के अंदर भी आ जाता है, फिर हम अपने उस प्रोसेस को दोबारा देखते हैं और फिर एक ठंडक आ जाती है। और अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में आज उसका आखिरी दिन था तो ये सेशन ख़त्म हो गया, मगर जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है कि ये दूसरा वाक़या है करते हुए शिकारपुर में हुआ और उसके बाद ये वाला वाक़या हुआ कि जिस तरह हम गली मोहल्ले में ये दहशतगर्दी की जो जंग लड़ रहे हैं उसकी अक्कासी जो है पार्लियामेंट में नहीं नज़र आती बिल्कुल भी। वहाँ पे वो जो एक इमरजेंट सिचुएशन होनी चाहिए कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, उस जंग का एहसास वहाँ पे बैठे नहीं होता। बड़ा बिजनेस एज यूजुअल है, बड़ा कैजुअल वो एक तरीक़ाकार है जो कि इस गवर्नमेंट का एक खासा है कि शुरू से पहले दिन से जब से ये आए हैं इस पार्लियामेंट की उन्होंने कभी भी सीरियस लिया है। इनको पार्लियामेंट सिर्फ जब ये क्राइसिस में होते हैं या ये अपोजिशन में होते याद आती है, इनके बिल्कुल पार्लियामेंट इनके लिए वैल्यू नहीं है। आजकल ज़्यादा अफसोसनाक है कि ये एक वाक़या चल रहा है और इस पूरे सेशन में आप देखें वज़ीर आज़म एक दफ़ा नहीं आए और अक्सर वज़ीर नहीं आते, सिर्फ 2-3 वज़ीर हैं। खुर्रम दस्तगीर फॉर एग्जाम्पल बड़े रेगुलर हैं और तैयारी करके आते हैं। मैं करता हूं खुर्रम दस्तगीर को ज़ाती तौर पर मुझे भी उनमें से हूं जो अब्दुल कादिर बलोच हैं, बड़े रेगुलरली आते हैं और सारी जो कैबिनेट और को नुमाइंदगी जो है ना वो शेख आफ्ताब कर रहे हैं कि आधी जो है ना कैबिनेट उन पे चल रही है और पार्लियामेंट भी उन पे चल रही है। उसके अलावा बड़ी मुश्किल से जो है 3 दिन के बाइकआउट के बाद डार साहब आए और उन्होंने एक तकरीर की और चौधरी निसार साहब सिर्फ 1 दिन आए और उन्होंने तकरीर की, बड़ी मुफस्सिल तकरीर थी, मगर उसके अंदर जो इसदारी दहशतगर्दी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है मदरसा, उसके मतलब उन्होंने कहा जी हम बंद कमरे में बात करेंगे। और बंद कमरे में बात करने का मकसद ये है कि लोगों को इस तरह जिस तरह पहले भी APC में बंद कमरे में बात होगी और बाहर आके फजल रहमान साहब ने और जमात इस्लामी ने पैंतरा बदल लिया कि जी नहीं हमें उससे एतराज़ात हैं, तो की बजाय मेरा ख्याल ओपनली होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जब तक आप उन नर्सरियों को नहीं कंट्रोल करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे मदरसों की जहां से ये रंगरूट आ रहे हैं, तो ये हमले होते रहेंगे। बंद कमरों की आपने बात की है आमिर के, वहां से बंद कमरों में डिस्कशंस होती हैं, उनके कोई नताइज भी निकले बंद कमरों के। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि वहां पे ये वज़रा जो है वो सेशन में नहीं है, वज़ीर आज़म भी नहीं है, तो आप समझते हैं कि वज़रा के जहन में ये आ चुका है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी खानदानी कैबिनेट बनाई हुई है उससे बाहर नहीं निकलते फैसले अगर वहां पे चंद लोगों ने करने, या बकौल आप इसाक डार साहब जो हैं वो 62 कमेटीज को चलाएंगे, तो फिर वज़रा को तो ये होगा, उनको लगेगा कि हम क्यों जाए, किस किस हम बात की जवाब तलबी पार्लियामेंट के जो है, तो बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट से दूर रहा जाए और जो बैशिंग होनी है वो जाए वो मिनिस्टर्स हैं दूसरे फेस करें। रऊफ वो बिल्कुल दूर ही रहते हैं। मैं इस दफ़ा ख़ास तौर पे इनकी जो पुरानी 2 हुकूमतें थी PMLN की, उसमें फिर भी एक टीम वर्क होता था, एक किचन कैबिनेट होती थी। अभी तो सूरत हाल ये है कि अब टीम वर्क नहीं है। अभी किसी एक वजीर से अगर आप लॉबी में मिल
वजह उनसे पूछ लें कि यार ये आपसे, ये आपकी पार्टी के साथ या हुकूमत के साथ ये मसाइल हैं, वो कहता है मेरे पास बैठो मैं 4 बता देता हूँ। सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, अक्सर की एक दूसरे से बातचीत भी नहीं है, आपको पता ही है। नाम बताएं कैसे आप जरा बताएं देखो आपको किन किन की एक मैं दूसरे क्या से बोल सारों रहे के हैं। सामने नजर आ रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार साहब, ये तो बड़े दोस्त होते थे, आपको याद है, अब बड़े वो दोस्त बैठे होते हैं, होते थे। बाकायदा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की तरफ मुंह भी ना किया जाए। तो अब तो बाकियों के भी इस तरह ही एक दूसरे से हर एक की, खास तौर पे मसला सीनियर वुज़रा का है, जो आपकी जो सीनियर वुज़रा की जो एक तकौन है उसके सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की उनमें कमी है, और वो बिल्कुल उसकी वजह से एक पूरा गवर्नमेंट का जो इंप्रेशन आता है, और इस पार्लियामेंट में इस सेशन में खास तौर पे हमें उम्मीद थी कि दरमियान में इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि जी एक डिलीवरी और मॉनिटरिंग का कोई सेल बना और अब कोई नया कैबिनेट के अंदर एक्सपेंशन करेंगे और अब इनको ठीक करेंगे, मगर जो ही सेशन होता है आपको वही रवैये नजर आते हैं इस सारे उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेशन अरशद साहब को डिबेट में शामिल करते हैं, और बिल्कुल, आपसे एक मैं दो इनसे उसके चाहूंगा आते हैं। इस चीज पे, बल्कि ये इनसे सवाल इनकी तरफ लेके जाना चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था ये तेल की किल्लत पे हुआ था, और हमारा जो ये कौमी रवैया दहशत गर्दी के हवाले से भी और इसमें भी कि एकदम से लोगों को भूल भी गया कि यहाँ तेल की किल्लत हुई थी। 2-4 जो है बाबुओं के सर उन्होंने जरा हेड्स रोल कर दिए और उसके बाद इस बैक टू नॉर्मल। तो ये इस रवैये के मुतालिक मैं आपसे भी चाहता हूँ, आपसे भी, कि ये क्या है? हमें सब बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने चीज़ें बताई हैं, जो बंद कमरे का आपने हवाला दिया, चौधरी निसार साहब ने जो बात उसमें की थी वो ये थी कि जनाब ये जो मदारिस हैं क्लासा साहब, ये फ़ौरन इसमें रिलेशंस भी आ जाते हैं, इसमें सिक्योरिटी के भी कुछ मसाइल आ जाते हैं, तो बेहतर है मैं बंद कमरे में आपको ये ब्रीफिंग दूँ। और मेरे लाला मदारिस आपको दीनी तालीम देते हैं, उनका फॉरेन रिलेशन से क्या काम है, उनका सिक्योरिटी से क्या काम है, और अगर आपने वही इंटरनल ब्रीफिंग जाके देनी है तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप सऊदी अरब से फंड आ रहे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं बता सकते, आप जो आईजी पंजाब स्पेशल ब्रांच झूठ बोलता है सवाल के जवाब में, ईरान से आ रहा है, यूएई से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, सबके पास है, फिगर्स अवेलेबल है, और पैसा जो फॉरेन ऑफिस है वो कहता है, जो स्टेट बैंक कहता है कि जरिए आ रहा है सारा, वो सारी चीजें आपके पास है, किससे आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? इसमें सवाल फिर ये आ जाता है जब वो कहते हैं इसी जिसका हवाला दे रहे हैं 11 फरवरी की तकरीर का, आमिर मतीन साहब हवाला दे रहे हैं इसका, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ठीक है हम सारे मदारिस को नहीं करेंगे, सारी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे हम हाथ नहीं डालेंगे, अमेरिका के कहने पे हम नहीं करेंगे, इंडिया के कहने पे नहीं। फिर डिस्क्रिपेंसी है आपकी कि यूएन सैंक्शन लिस्ट में जो आपकी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है वो फिगर आपके पास अलग है, आपके पास अलग है। पंजाब कहता है जी हमारे पास 93 है, आपके पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में 60 आ रही है, यूएन की लिस्ट में कुछ और फिगर है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी कंट्राडिक्शंस हैं, इनके फिगर्स नहीं मिलते, इनके रिपोर्ट्स नहीं मिलते, डाटा नहीं मिलता। ये कसूर बेसिकली आप समझते हैं इनके सियासतदानों का है या यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं? और उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, और चौधरी साहब ने फरमाया था, और जो उन्होंने पेपर भी आपको याद होगा काउंटर टेररिज्म का एक पॉलिसी पेपर तैयार किया गया था, गूगल करके कॉपी पेस्ट हुआ था जो कुछ, उसमें उन्होंने लिखा था कि 26 एजेंसीज हैं, ये प्रोविंशियल भी हैं, आपकी यहाँ पे भी हैं। तो ये 26 एजेंसीज आज तक इनको रिकनसाइल नहीं कर सके फिगर्स को कि इस मुल्क में टोटल मदरसे कितने, स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ते हैं, कैसा ये पैसा आ रहा है, इनको भी आप कह सकते तनख्वाहें मिलती हैं, इनको भी पाक से प्रिविलेजेस मिलते हैं। मान लेते हैं कि सारा का सारा काम जो बोझ जो है पार्लियामेंट पे आना चाहिए, तो ये आपकी 26 एजेंसीज क्या कर रही हैं अरशद? क्लासेस साहब 26 एजेंसीज वही कर रही हैं जिसकी तरफ मुशर्रफ साहब ने गार्डियन को जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें इशारा किया, हम आते हैं उसमें तो तफसील से बात करते हैं। ये 26 एजेंसीज जो है मुख्तलिफ, उसमें आप बड़ी अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ले लें, उनके जो काम है, जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब आमिर साहब कहते हैं जी इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंटेरियंस का, इनका इंटरेस्ट हो कैसे सकता है, इनकी ओनरशिप आ कैसे सकती है, जब 8 माह पिछले साल के आप उठा के देख लें, ये भाईबंदी में लेके चल रहे थे, जबकि पूरी दुनिया अब ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला कि नहीं जी 8 माह आपने उसमें जाने, और पूरा अपने चौधरी निसार साहब कहते हैं जी हमने साफ दिल के साथ, और कोई इसमें हम डबल गेम नहीं खेल रहे थे, हमने बातचीत करने की पूरी कोशिश की। जब पूरी दुनिया आपको कह रही है, एक बात समझा रही है, पास आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं कि ये काम आपसे नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं जाना, और फिर आपको जब रिवर्सल आते हैं, एक हेडमास्टर आके बैठता है आपके पास कि नहीं जनाब ये आपने करना है, फिर आपकी पॉलिसी रिवर्सल भी आ जाता है, ऑपरेशन भी शुरू हो जाते हैं। मैं जरा आपसे एक सवाल की इजाजत कर दें। अरशद ने जो पॉइंट्स उठाए, बड़े अहम पॉइंट्स उठाए। आपको लगता है कि इस मुल्क में इतने बड़े डिजास्टर हुए हैं और इंटेलिजेंस फेलियर्स हुई हैं, पॉलिटिकल फेलियर्स होंगी, और बड़े बड़े इश्यूज हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि इस मुल्क के जीएचक्यू पे भी कब्जा हो गया, एबटाबाद हो गया, 1971 हो गया, मैं आपका कारगिल हो गया, आपका सियाचिन हो गया, और लातादाद यहाँ पे वाकयात हुए। आज तक किसी एक को भी अकाउंटेबल नहीं किया गया। इवन पेशावर का इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसमें किसी को सजा नहीं मिली, किसी का आपने तयन नहीं किया।
आप समझते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, कोई खौफ नहीं रहा किसी पे, इसलिए ये वाकयात रोजाना हो रहे हैं। मैं जरा उस पे पेशावर वाले वाक्य को आपका टेक लेना चाहता हूँ। पेशावर वाले वाक्य किसी पर कोई डर नहीं रहा इस मुल्क में, जो अगेन फ्री फॉर ऑल। इसमें बात यह है कि इसकी हमारी जो भी पॉलिसी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा तजाद हैं। फॉर एग्जाम्पल मदरसा के नाम पे ही जब रिफॉर्म्स की बात होती है लोगों की टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। बात यह है कि हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि इनको मदरसा को बंद करें, ये बड़े ही हमारे यहाँ पे गुर्बत के मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा ये मदरसे जो हैं वहाँ पे गरीब लोगों को ये फलाह का काम भी करें। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको नेशनलाइज करके इसमें 10, 20, 30 बिलियन, ये जो इस्लामाबाद की मेट्रो पे जो आपने 40 बिलियन लगा दिया, सिर्फ ये 40 बिलियन रुपए मदरसों पे लगा दें, मदरसों अपग्रेड करें, इनके सारे हॉस्टल्स को टेक ओवर कर लें, इनके सारे हॉस्टल्स को टेक ओवर कर लें, इनको आगे से अपग्रेड करें, ज्यादा इन्हीं बच्चों को तालीम भी दें, हॉस्टल्स में रखें, रिफॉर्म कर दें। रिफॉर्म से मुराद मगर वो मुफाद प्रस्त होला है। आमिर भाई मैं थोड़ी आपकी बात करूं, सॉरी, उसमें अगर मदारस पे 40,000 रुपए का होता तो ये नेशनलाइज भी हो जाता, रिफॉर्म्स भी हो जाती और अब तक यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका होता। ये सारा जो ये चक्कर चल रहा है ये उसका सरिया का चल रहा है। बस जैसे भी जो करें, मगर मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी चीज है कि इसको ठीक किया जा सकता है। और उसके दूसरा एक तजाद में, एक मिनट बाद, दूसरा एक तजाद जो है वो जो सबसे बड़ा तजाद वो ये है कि वो हम बात करते रहते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान की, मगर ये आप देखें कि अभी भी ये शिकारपुर का ये वाला वाकया, हमारी एक पॉलिसी जो है एक दहशतगर्दी की तो है, मगर जो फिरका वारियत के दहशतगर्द हैं उनके दरमियान में और जनरल या आम दहशतगर्द के अंदर भी एक तफरीक है कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है तहरीक तालिबान के मतलब तो हो रहा है, जैश ए मोहम्मद के लोग जो हैं जो कि हज़ारास के अंदर इन्वॉल्व हैं, या ऑफ कोर्स अब बड़ी ब्लड लाइंस हो गई हैं टीटीपी में और जैश में और सारी तफरकाबाजी बीच में है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि जनाब इन सब में ये शामिल है। तो वहाँ पे जब आते हैं होता है जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, 50-50 वो हैं, पिछले दिनों जो है उनके लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया भी चले जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। तो वहाँ ये तजाद नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ ये किया हुआ है कि अभी भी वो गुड तालिबान की इन्होंने बड़ी दफा क्लेम किया है, फौज ने भी क्लेम किया है, हुकूमत भी क्लेम करती कि अब एक पॉलिसी है। अभी भी मैं समझता हूँ एक नहीं है, इस तजाद को खत्म करना पड़ेगा कि जनाब ये सारे अंदर से मिले हुए हैं और सबको एक ही तरीके से डील करना पड़ेगा। अरशद, हमने देखा कल जब इमरान खान शिकारपुर गए, उन्होंने वहाँ पे ये कहा, और जिससे बहुत सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है उनकी बात में वजन भी है, कि आपने पुलिस को इतना पोलिटिसाइज करके रख दिया कि पुलिस अब कोई फंक्शन करने के काबिल नहीं रही है। और इमरान खान हमेशा ये क्रेडिट लेते रहे कि हमने केपीके की पुलिस को हमने डिपोलिटिसाइज कर दिया है और वो बेहतर परफॉर्म करेगी। आज वहाँ पे हमने देखा पुलिस का एक तरह का फेलियर हुआ। और जो मेरे लिए बड़ी एक उसकी मज़ीका खेज मैंने बात सुनी इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे कि आईजी पुलिस नासिर दुरानी, हालांकि वेरी सेंसिबल मैन, वेरी ऑनरेबल एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो टीवी चैनल को ये बता रहे थे कि जनाब कि अब हम क्या करें, हमने सिक्योरिटी दी हुई थी तो लेकिन वो टेररिस्ट आए हैं वो पीछे से आए हैं, वो सामने से नहीं गए। मतलब ये वो अब आपका टेररिस्ट अगर सामने से आएगा तो वो कहते हैं हम रोक लेंगे, अगर वो पिछली दीवार फलांग के चला गया तो हम नहीं रोक सकेंगे। तो आपका ख्याल है पोलिटिसाइज हो, डीपोलिटिसाइज हो, पुलिस वहीं के वहीं खड़ी हुई है, ये वाकयात होते रहेंगे? क्लास साहब, जो आमिर साहब ने बात की है ना कि पॉलिसी में वाकई कोई तब्दीली आई है आपके गुड तालिबान बैड तालिबान, ऐसे जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, बयानात की हद तक बिल्कुल तब्दीली आई है, बयानात की हद तक तब्दीली आई है। आप ये कह रहे हैं ग्राउंड पे हमारा वो GHQ जो है वो अभी भी आपका ख्याल है उसी पे चल रहा है, गुड बैड तालिबान की अभी भी तफरीक है, उसका भी टेस्ट होना बाकी है। जो जनरल बाजवा तो कह चुके हैं बार बार के जिस दफा कोई गुड काप नहीं है, कोई बैड काप नहीं है, कोई अच्छा बुरा तालिबान नहीं है, उसकी एक बड़ा आपको यकीन है उनके स्टेटमेंट में? कह रहा हूं आप डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं, बयानात की हद तक ये बातें हैं, ऑन ग्राउंड ये चीजें प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट हो रही होती तो आज ये पेशावर का वाकया ना होता। आमिर साहब जो मदरसा रिफॉर्म की बात करें, ये मदरसा रिफॉर्म होगा क्यों? अगर इनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होते, जर्नैलों के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे होते, सियासतदानों के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे होते तो ये रिफॉर्म हो जानी थी। उनके बच्चे जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए, उनके बच्चे जाएंगे जो प्राइवेट स्कूल के आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आपको अफोर्ड आप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नहीं जी गरीब का बच्चा वहां पे, गरीब का वो स्ट्रक्चर, गरीब के बच्चे का हक नहीं है कि उसे अच्छी तालीम मिले, वो मास्टर का कारामद फर्ज बने, उसमें रिलीजियस तालीम भी आप उसको दें। पैसे नहीं है, पैसे उसके लिए रऊफ, मैं थोड़ी सी इससे बड़ा मेरा ख्याल है मैं इंतजालमाना सवाल आपसे नहीं कर सकता था, जवाब आमिर साहब से ले
मैं समझता हूँ पैसे इतने लोग देते हैं, मुखय्यर हजरात देते हैं, पैसे लोगों से भी आ जाएंगे, हुकूमत भी दे सकती है, असल है विल। मैं समझता हूँ इनको रेगुलेट करना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ कि नेशनलाइज कर लें मस्जिदों को भी और इनको भी, मस्जिदों को रेगुलेट करें। कोई मुझे मुल्क बता दें, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, टर्की, वहां सारों में जो मौज़न होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो गवर्नमेंट उनको अप्रूव करती है। एक टाइम पे नमाज अजान होती है, एक टाइम पे, एक दिन पे ईद होती है। सवाल ही नहीं पैदा कि इधर से उधर हो जाए चीजें। ये पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्कों में ऐसा ही होता है। थोड़ा सा आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, जब परेड लाइन का वाकया हुआ और जिसमें इतने इनोसेंट बेचारे, उसमें फौजी भी शहीद हुए, फौजियों के बच्चे भी शहीद हुए, सबसे बड़ा एक वाकया हुआ जो वहां पे पिंडी में हमने देखा परेड लाइन में, जब तहकीकात की गई तो पता ये चला उनकी अपनी मस्जिद का जो इमाम था वो मुलव्वस था, वो इन्वॉल्व था अपने ही नमाजियों को मरवाने में। एपीएस पेशावर में यही आपको जो वहां पे आके ठहरे हैं, वो इमाम मस्जिद के घर आके ठहरे हुए, ही वाज द फैसिलिटेटर। एक बड़ा वाकया हुआ है, तो उस वजह से मैं किसी फोर्सेस के किसी एफर्ट को अंडरमाइन बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल हमें इन सब पे हकायक तो है, मगर इसमें फोकस इस पे आना चाहिए कि जो इनके दरमियान में तजाद हैं विद इन दी फोर्सेस, इसको खत्म होने चाहिए। और पॉलिसी के तजाद की मैं एक सबसे बड़ी आपको मिसाल देना चाहता हूं कि ये जो अब देखें में जा रहे हैं वाकयात, ये ज्यादातर वही जा रहे हैं जो फौज से रिलेटेड वो हैं। कितने गए? 12 मुकदमे भेजने से ये मसला हल हो जाएगा? इतना ढंढोरा पीटा हुआ था, एक क्राइसिस किया हुआ था, 12 मुकदमात सिर्फ। मैं 12 को छोड़े, मैं कहता हूं एक हाई प्रोफाइल सेक्टेरियन, उसके अंदर वो लोग, जैश ए मोहम्मद का फर्क यह है कि उन्होंने 50-50 कत्ल किए हुए एक बंदे ने, और वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। एक भी इस तरह का हाई प्रोफाइल अगर मिलिट्री कोर्ट्स में भेज देंगे ना, फर्क पड़ जाएगा, मैसेज चला जाता है। अभी तक वही मैं तजाद की बात कर रहा हूं कि हमने आम दहशतगर्दी में और तफरकाबाजी वाली, फिरका वारियत वाली दहशतगर्दी में एक तजाद रखा हुआ है। ये तजाद को खत्म करना पड़ेगा और तभी ये मसले का हल होगा। अच्छा, एक मुझे आज एक मैसेज है मेरे, एक उस पर ये व्हाट्सएप पे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उनका नाम है हसीब ने मुझे एक मैसेज किया जो मैं बाद में उनकी इजाज़त से ट्वीट भी किया। वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जो ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे कि इनके अपने अपने सेक्ट हैं, उनके अपने आप कैसे इमाम बारगाह है, मस्जिद हैं, जिसमें सब जाके अलग-अलग नमाजें पढ़ते हैं। उनका ये कहना था कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ये तमाम सेक्ट को एक तरफ रख के अपनी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, ताकि कम से कम टारगेट करके ना मारा जा सके कि ये अब शियों को मार रहे हैं, ये सुन्नियों को मार रहे हैं, ये वहाबियों को मार रहे हैं, ये हम फलां के मार रहे हैं। आपको लगता है कि ये सजेशन प्रैक्टिकल है कि आप अपने इमाम बारगाह, अपनी मस्जिदें दें, उसमें शिया भी जाएं, सुन्नी भी जाएं, उसमें तमाम सेक्ट के लोग जाएं, ताकि कम से कम ये जो बम्बिंग शुरू हो गई है, जो टारगेटेड आपने एक अपने आप फिरके को शिया उसमें सबसे ज्यादा टारगेट हुए हैं, आपको लगता है ये काबिल अमल? क्योंकि अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली काबा भी है कि रुख भी आपने एक साइड पे करना है, नमाज आपने एक ही मुंह करके पढ़नी है। तो ये आपको लगता है कि इस तरह का काम अब हो जाना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को? अब इस तरह की अपनी मस्जिदें जो हैं उन पर लिखा हुआ होता है बाकायदा, ये फलां की मस्जिद है आप नहीं आ सकते, ये उसकी मस्जिद है नहीं आ सकते। आपको लगता है इसी तरह मस्जिदों में मरते रहेंगे? जिस तरफ हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान भी शायद उस फिरका वराना जंग की तरफ धकेला जा रहा है जो कि आप मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। आप वहाँ पे ममालिक उठा के देख लें, सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, लिबिया में क्या हो रहा है, जो इस्लामिक स्टेट उसका जो राइज है किस तरह से हुआ, कहाँ से वो चीज़ें चली, वो प्रॉक्सी वॉर जब सेक्टेरियनिज्म की तरफ पुश हो रहा है, वहाँ से आपको फंडिंग्स आ रही हैं, मटेरियल मैन वो सप्लाई हो रहा है, पूरी सप्लाईज आपको मिल रही हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि ये जाके इनको खत्म करेंगे? अवाम की बात करो, अवाम तो कैसे कर सकती है? जो ठेकेदार है, मुझे बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात, अगर मैं जाके इमाम बारगाह में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? या तो मुझे वही रोकेंगे या मैं ना जाऊँ, सपोजली मैं जाना चाहता हूँ, जगह के ठेकेदार, मैं जाना चाहता हूँ इमाम बारगाह में नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आम आदमी को इस तरह से नहीं जाने दिया जाएगा, हर जगह के ठेकेदार। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ आपकी बात का, आपने बहुत अच्छी बात की, और ये सबसे अहम सवाल ये है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये हो रहा है पार्लियामेंट में। आपको पता है जब जुमे की नमाज होती है, मैं ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद यही बताएंगे कि कहां कहां ये हो रहा है और कहां कहां ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। और अभी बहुत सारे इश्यूज है। जनरल मुशर्रफ साहब ने एक गार्जियन को इंटरव्यू दिया है और बड़े सनसनीखेज और उन्होंने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। आमिर मतीन साहब भी बैठे हैं और अरशद साहब भी बैठे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं और उन इश्यूज पे बात करते हैं।
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हम वापस हैं। आमिर मतीन साहब, सवाल मैं रिपीट करूंगा थोड़ा सा और आप ही जवाब दें उसका, आप ही दे सकें। अरशद ने भी उस पर कुछ बात की है कि जैसे मैंने कहा, खुल के बात कर लेते कि मैं सुन्नी हूँ, सपोजली मैं इमाम बाड़गा में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे क्यों रोका जा सकता है? या कोई वैसे ही एक इमाम बाड़गा या शिया जो है वो अहले हदीस की मस्जिद में जाना चाहते हैं, वो वहाबी की मस्जिद में जाना चाहते हैं, वो सुन्नी की मस्जिद में या किसी भी सेक्ट के जाना चाहता है, वाई नॉट? आपने खुद ही बड़ा अच्छा पहले जिक्र किया कि खाना काबा में हर फिरके का और मर्द और औरत सारे इकट्ठे बैठ के नमाज पढ़ते हैं वहाँ जी। उसी तरह पाकिस्तान में भी बेताशा जगह पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर जो जुमे की नमाज होती है वहाँ सारे लोग इकट्ठे नमाज पढ़ते, वहाँ शिया सुन्नी वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फौज के अंदर जो मैसेज के अंदर जो होता है वहाँ शियों की इलादा मस्जिद नहीं होती, सुन्नियों की नहीं होती। मैस के अंदर जवान अफसर सारे एक जगह नमाज पढ़ते हैं। बुनियादी पॉइंट ये है कि रेगुलेट करने की जरूरत है कि बाय लॉ आप कहें कि ऑफ कोर्स सुन्नियों की मस्जिद में शिया नमाज पढ़ सकते हैं और उसकी उसमें शियों की उसमें सुन्नी पढ़ सकते हैं। और बाय द वे मुझे अपने बचपन में याद है कि इतनी तफरकाबाजी नहीं होती थी, लोग अक्सर जो है मस्जिदें इतनी ज्यादा ये नहीं था कि उसकी उसमें मस्जिद नहीं जा सकता। अब हमारे यहाँ जिस तरह देखें ना, मोटरवे के ऊपर कानून आ रहा है और जो ही वहां की रेगुलेट हो रही है, मोटरवे से उतर के आए तो लोग एकदम ट्रैफिक चेंज हो जाती है। रेगुलेट करने की बात है, यही मैं एग्जैक्टली बात कर रहा था आगे कि आप अपने मदरसाज को, मस्जिदों को रेगुलेट करें और गवर्नमेंट को करना चाहिए। और पूरी इस्लामिक दुनिया में हो रहा है, कोई आप अलहदा सऊदी अरेबिया से या ईरान से या किसी मुल्क से ज्यादा बड़े मुसलमान नहीं है। एक तो हमें ये वहम निकाल देना चाहिए कि हमने ठेकेदारी ली हुई है और हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर वहां पे जब आप हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, अगर काबा में और हजूर पाक के रोज़ा मुबारक पे अब सारे सुन्नी शिया जो भी हैं और वहां नमाज़ें पढ़ते हैं, जो फिरके आए हैं, ये बात की बातें हैं, ये तारीख की बातें हैं। इसके अंदर मजहब से ज्यादा तारीख है, इसके अंदर सक्सेशन की लड़ाइयां हैं, वो उसके अंदर मजहब ज्यादा। पेशावर पे आता हूं अरशद साहब, इससे पहले कि हम जनाब मुशर्रफ की तरफ जाएं, और आज बड़ी ट्रेजेडी है, हर दफा हमें बताया जाता है कि अब की दफा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होंगे, अब की दफा पुलिस ठीक होगी, अब की दफा हम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। एक 9/11 हुआ, अमेरिका ने दोबारा नहीं होने दिया। लंदन में एक दफा 7/7 बम्पिंग हुई, दोबारा नहीं होने दी। मैड्रिड ब्लास्ट हुआ है, अभी हमने वहां पे देखा, फ्रांस में देखा, बड़े अरसे बाद एक वाकया, वो अलर्ट हो गए। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मुसलसल वाकयात होते हैं, लैप्सेस होते हैं, फिर इंसान मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, बयान आते हैं और एक बेहिसी हमारे ऊपर तारी हो चुकी है। वो पार्लियामेंट में भी है, अवाम में भी है, लॉ इन्फोर्समेंट भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी भी नजर आ रही है। ये क्या वजह है कि क्यों इतने लैप्सेस होते हैं? मॉडर्न दुनिया में नहीं हो सकते, एक दो दफा हो जाएंगे, यहाँ पे डेली होते हैं। सर, जो आपने सवाल उठाया था कि ना 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मेंशन था, वो काम क्या करते हैं? वो आपके फ़ोन सुनेंगे, मेरे फ़ोन सुनेंगे, आमिर मतीन साहब के फ़ोन सुनेंगे, उस पर बैठ के रिपोर्ट्स बनाएंगे, कहीं जाके बग्स प्लांट कर देंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद उस तरह के वो कामों में ज़्यादा मसरूफ़ है। अगर यहाँ पे विल होती और पॉलिसी क्लैरिटी फ्रॉम डे वन, ये तो वो हुकूमत है कि जनाब आप एक चीज़ करते हैं, ट्राई करते, अच्छा यार ये चीज नहीं हुई, उन रिवर्सल 180 डिग्री हेडमास्टर बैठा है, 180 डिग्री आप यू टर्न भी करें। जब आप कन्विंस ही नहीं है इस चीज पे, तो आप किस तरह से अपना डिफेंस को बड़ा रिपोर्ट किया है। मेरा ख्याल पाकिस्तान के उन एक दो कुछ चंद लोगों में से जिन्होंने वार एंड टेरर, जब पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन किए थे, आपने जाकर लाइव कवर किया है। ये आपकी डिस्टिंक्शन है, आप इसलिए फौजी माइंड सेट या इंटेलिजेंस एजेंसी को मिजाज को बेहतर समझ सकते हैं। जब यहाँ पे पेशावर के स्कूल की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, अब तस्वीर हम कर सकते हैं कि 40-50 दिनों बाद फिर एक बड़ा वाकया उसी शहर में एक दफा फिर होगा और जो टेररिस्ट हैं वो मैसेज दे के जाएंगे कि हुजूर आप कुछ भी कर लेना, आप हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। और लास्टली इसके साथ ये सवाल ये मेरा आपसे, ये आप ही इसका जवाब दें, क्या ये अब वक्त नहीं आ गया कि पूरे पेशावर शहर को कम से कम कॉर्डन करके इन्हें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहिए? क्योंकि ये पेशावर में हमने देखा है कि वहाँ पे माजी में जो MMA की हुकूमत आई थी, जो कुछ वो जितना वहाँ पे गंद डाल के गए हैं और उन्होंने अपने दहशतगर्द साथियों को, मैं कहूँगा, जितनी उन्होंने एक्सेस दी थी कि जिसका जो जी चाहता है सेटल हो जाए, आपको लगता है कि आर्मी को या सिविलियन एजेंसीज को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि एक एक बड़े शहर को जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं आप कॉर्डन ऑफ करें, आप हाउस वहाँ पे जाएँ, एक एक घर पे जाएँ और उनकी आप तलाशियाँ लें या व्हाटएवर करें? आपको क्या लगता है कि 50 दिनों बाद पेशावर में एक दफा फिर बहुत बड़ा वाकया हो गया? रऊफ क्लासा साहब, अगर आप तादाद निकालें ना कि सिर्फ पेशावर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, जिसमें पुलिस भी मौजूद है, फ्रंटियर कोर भी मौजूद है, आपकी फौज भी मौजूद है, तो ये फिगर जो जाके बनती है ना 30-35 हज़ार पे बनती है।
30-35 हजार पेशावर शहर को अगर आपने करना है कि जनाब यहाँ पे नहीं होना, आपके पे उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी अलग वहां पे काम करी है, ऑपरेशनल एरिया है सारा, आपके वहां पे सेंसिटिव इक्विपमेंट जो आपने इंस्टॉल किए हैं वो बहुत ज्यादा है, जो चैटर आसिम बाजवा साहब कहते हैं कि जनाब हम सुनते हैं, उसके बावजूद अगर ये लोग आ जाते हैं तो कहानी फिर हम वही सुनेंगे, जनाब ये फलाना इलाका था, वहां से ये लोग निकले थे, फजलुल्लाह ने वहां बैठ के प्लानिंग की थी, बंदे हमने इधर मार दिए, और ऑन ग्राउंड जाके आप वेरीफाई नहीं कर सकते, ना मैं वेरीफाई कर सकता हूं, ना आमिर साहब कर सकते, वो वेरिफिकेशन नहीं है। वी हैव टू बिलीव वट एवर क्लेम्स आर बीइंग मेड। अगर ये 30-35 हजार लोग, और आप क्लैरिटी के साथ आए, अगर आपने एपीएस पे हर डिपार्टमेंट के हेड की अकाउंटेबिलिटी की होती, वहां का जो ब्रिगेड कमांडर है उसकी आपने अकाउंटेबिलिटी की होती, वहां का जो पुलिस चीफ था उसकी अकाउंटेबिलिटी की होती, जो आपके सियासी लीडरशिप थी इंचार्ज उसकी अकाउंटेबिलिटी की होती, तो फिर जो नई आपकी क्या उसकी जगह रिप्लेसमेंट्स आती, उनको ये एहसास होता कि जनाब दोबारा कोई वाकया हुआ तो आवर हेड्स आर ऑन द लाइन। लेकिन यहां तो होता क्या है, आपने परेड लेन का जिक्र किया, आपने जीएचक्यू का जिक्र किया, उन सबको कामरा भी है, प्रमोशंस मिलती है, प्रमोशंस मिलती है, अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है। 1971 वाले जर्नलों को जो वहां से आए थे उनको तो सबको प्रमोशन दी गई थी। आमिर साहब आपकी तरफ में आता हूं, इमरान खान साहब पे जो है वो सबसे बड़ा उनका उन पे तनकीद जो अब आती है कि वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन जब उनका अपना टाइम आता है कि उन्होंने, आपको याद होगा जनूबी कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी, मैंने सवाल उनसे इंटरव्यू में पूछा जिसको उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी थी, तो जब उनका अपना वक्त आता है इमरान खान साहब का कि वो हाई मॉरल ग्राउंड दिखाएं और अपने वज़ीर आला के कोई खिंचाई करें, वो नलायक हैं, अगर तो कोई नया बंदा लेके अपना ही लेके हैं, उस वक्त इमरान खान थोड़ा सा इधर दाएं बाएं होके वो अब जवाब दे के निकल जाते हैं। रहू सबसे बड़ा मसला यही है कि इस वक्त जो दो बड़ी पार्टियां हैं PMLN और PTI, इनको आपको पता है दोनों के दरमियान मुकाबला होता है। 1.5 साल तक ये ऑपरेशन लेट किया, अभी भी रिलक्टेंस है। इनके जो सामने फेसेस हैं, फॉर एग्जांपल चौधरी निसार साहब जब ये कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं तो कोई मानता नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कम से कम कि ये बिलीव करते होंगे, क्योंकि उनका एक माजी रहा है 1.5 साल का। इस तरह ही PTI का एक माजी रहा है कि खास तौर पे KP में हो रहा है और दरमियान में इमरान खान साहब के अजीब अजीब बयान आ जाते हैं जिससे दरार पड़ जाती है। वहां का जो सिपाही है, जो पुलिस वाला है, वो आज भी कंफ्यूज है कि ये दहशतगर्द को मैंने पकड़ना है कि छोड़ना है, और इसीलिए वहां पे दंदनाते अभी भी फिरते हैं पेशावर में। मुझे जो आप बात कर रहे थे ना कि पेशावर में सिर्फ करने की बात, पेशावर की बात नहीं है, बात यह है कि हिकमत अमली की जरूरत नहीं है, अमलियत की जरूरत है। हिकमत अमली जो है ना, आपने वो जो 20 पॉइंट का चार्टर आपने नेशनल एक्शन प्लान वो बन गया है। हमारी इशू ये है कि हम उसके 20 पॉइंट्स के 1-2 पॉइंट पे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अड़ गए हैं और 2-3 चीज़ों पे काम हो रहा है, 17 पे काम नहीं हो रहा। जो बैक में उस पर आऊँगा कि जो मदरसों का इशू है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी इशू जो हमने MMA का जिक्र किया। बात यह है कि इस मुल्क में जो मजहबी पार्टियां हैं, अगर पार्लियामेंट में देखें तो वो 2.5% से ज्यादा नहीं है, मगर ये एक वो पूछ है जिसने पूरे हाथी को लाया हुआ है। ये गवर्नमेंट भी डरती है, गवर्नमेंट को नहीं डरना चाहिए। ये उनकी वजह से मदरसों के ऊपर एक मफाद परस्त टोला है, अरबों करोड़ों की इनकी जायदादें, ये यकीन करें नहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट को। बंद, मैं एक सेकंड में एक बात खत्म करना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ये बंद कमरे में मसले हल नहीं कर सकती। इसको इकरार करना पड़ेगा कि जनाब ये मदरसा, इसको हम मुस्बत अंदाज में कहें कि रिफॉर्म करना है, और ये प्रॉब्लम है। बात कर रहे हैं यहाँ पे लाल मस्जिद, और लाल मस्जिद का मौलाना अब्दुल अजीज नहीं संभाला जाता इनसे, चौधरी निसार अली खान साहब से। आप कहते हैं कि वो आए और इतना बड़ा भारी पत्थर उठाएं और मदरसों को रिफॉर्म करें। अरशद साहब, मैं आप पे आता हूं, जो पेशावर की उन्होंने बात की है कि पेशावर का सिपाही क्या करे। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पेशावर के लोगों ने और उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पुलिस वालों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, फाइट किए हैं, शायद पाकिस्तान के और किसी इलाके से इस तरह नहीं किया गया जो उन्होंने किया। उनका 4 अरब रुपए का स्कैंडल आता है कि 4 बिलियन रुपीस का वेपन स्कैम आता है। आज मैं देख रहा था ANP के बड़े आते हैं या आके मजम्मत करते हैं, रोते पीटते हैं। 4 अरब में से 1 बिलियन रुपीस की वेपन स्कैंडल में उन्होंने वो खा गए हैं, वो कमीशन खा गए। पेमेंट्स उनको दुबई में की गई हैं। अगर ANP के कुछ लीडरों के जो वजीर आला पुराने थे, उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, और उसमें एक ISI के कर्नल ने पैसे खाए, उसमें वजारत दाखिला के एक अफसर थे उसने खाए, उनके अपने वहां पे थे। तो जब आप अपना पुलिस को जब मौका आते इक्विपमेंट करें, और आज मैं एक उसे ट्वीट देख रहा था, मेरा ख्याल शहरियाम खान ने भी उसको वो किया, रीट्वीट किया हुआ था, मजे का था। उसमें कहा कि वो जो आपके हॉस्पिटल है जिसमें ये लेके जाते हैं, वहां पे बहुत सारी मशीनरी है, जो एक ही हॉस्पिटल है वहां पे लेडी आपका वहां पे है, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए आपने वहां पे वो नहीं की हुई, वो चीजें नहीं रखी हुई। एक तरफ आप वेपन्स के पैसे खा जाते हैं, हॉस्पिटल्स की मशीनरी नहीं है। ये किस तरह की वार एंड टेरर ये मुल्क लड़ रहा है, और इसके हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस है जो आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही है। आप पेशावर के अस्पतालों में आज बल्कि 2 घंटे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब 3-4 माह में पेशावर में, बल्कि साल के इख्तिताम तक
KPK ऐसे मिसाल दी जाएगी उसकी, और 2 घंटे बाद ये वाकया हो गया। चलो उन्होंने साल की डेडलाइन दी। जो आप वेपन्स की तो ये बात कर रहे हैं, मैं आपको ISI के ऑफिसर्स का बताता हूं कि उनके लिए जो कंपनसेशन पैकेज है सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ ISI, वो उनके लिए नहीं है। उनके जो शहादतें हुई पिछले केसेस, जब हमने अडयाला जेल के फॉलोअप करने शुरू किए, वहां पे मिसिंग पर्सन का केस आया, फिर सारा उसको बैक ट्रैक किया, तो वहां पे हमें आके ये पता लगा कि ना लाइफ तो उनकी भी एट स्टेक है, लेकिन उनके लिए वो शहादत वाले पैकेज नहीं है जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स के लिए। रुक जाए, मुझे याद है हमने स्टोरी की हुई है 2013 का जब बजट पेश होने वाला था, उसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में एक वन लाइनर लिखा होगा, तो आपने ASI की बात की कि उनके पास पैसे नहीं है, यकीन नहीं होंगे। उसमें ये लिखा हुआ था, जनरल जहीर इस्लाम साहब जो हैं उस वक्त थे यहाँ पे DG ASI, राजा परवेज अशरफ से 4 अरब रुपए की वो आके लेके गए थे कि हमने ये पैसे हमें चाहिए ISI को, और राजा साहब ने 4 बिलियन रुपीस दिए। ये डॉक्यूमेंट कौमी असेंबली में पेश हुआ, मेरे पास सही बात है। मेरे सवाल है आपसे, 4 अरब रुपया आप लेके आते, किसी मिशन के लिए लेके आए होंगे, वट जो उनको होगा नेशनल सिक्योरिटी का, फेयर इनफ। 4 अरब रुपया अगर आप जाके एक वजीर आजम से ले सकते हो, वजीर आजम को जरूरत भी नहीं है पूछ सके, ना ऑडिट है ना कुछ आप पूछ गछ है, तो अपने अफसरान जो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो रहे हैं उनके लिए पैसा क्यों नहीं है इनके पास? जरा मुझे समझाइए। ख्याल नहीं आता ना, क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है, आप ISI में यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है, जो सिविलियन कार्डर है आपका, उसके लिए पॉलिसी के बारे में कौन सोचेगा? जब अगर वो पुलिस की तरफ जाते हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उनके भी हो जाते हैं। जो सिविलियन इंडक्टीज ऑफ ISI है, जनरल रिजवान अख्तर साहब, ये चेक कर लें बात, उनके लिए शहादत कंपनसेशन पैकेज नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं जो वर्दी वाले, और आज 14 अहमद शुजा पाशा साहब, उसके बाद जहीरुल इस्लाम साहब, उससे पहले कियानी साहब, और अब जनरल रिजवान ये कह रहे हैं जो सिविलियन है वो साइड है, उनके लिए एम्प्लॉइज ऑफ ISI के लिए शोधा पैकेज नहीं है। यार ये बहुत बड़ी आप अर्शद साहब खबर दे रहे हैं, और बहुत बड़ा मेरा ख्याल है आप बात बता रहे हैं कि जो सिविलियन साइड ऑफ ISI है उनके लिए कोई पैकेज नहीं है, कोई पैसा नहीं, कंपनसेशन उन्हीं का कह रहे हैं शोधा के लिए नहीं है। अदरवाइज तो ये जाए वजीर आजम को जरूरत नहीं होती इनसे पूछने की, वो कहते हैं 4 अरब रुपया दें, उन्होंने फौरन दे दिया। आमिर साहब थोड़ा सा एहसास की बात होती है। मैं ये वही गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा टाइम थोड़ा है हमारे पास, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने मेरे नजदीक एज ए रिपोर्टर में देख रहा हूं यहाँ पे जो गार्जियन को इंटरव्यू दिया है, उसमें बड़े खौफनाक किस्म के इतराफात है, मैं कन्फेशन का लफ्ज नहीं यूज करूंगा, मैं एडमिशन कहूंगा। उसमें वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान और भारत ने अफगानिस्तान की जमीन पर प्रॉक्सी वार लड़ी, और वहां पे उन प्रॉक्सी वार के नतीजे में मेरा ख्याल है हजारों बेगुनाह अफगानी मारे गए हैं। आपको लगता है कि अफगानिस्तान आज हमें चार्ज कर सकता है, दोनों मुल्कों को, इंडिया और पाकिस्तान को, कि आपने वाया भटिंडा जो जंग लड़ी है उसकी सबसे बड़ी कीमत जो है वो आज अफगानियों ने दी है? और इनका ये एडमिशन कि हमने तालिबान खड़े किए थे, ISI ने खड़े किए, तो जनरल मुशर्रफ साहब के आर्डर पे खड़े हुए थे, आज वही तालिबान आके इन्हीं फौजियों को, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं बड़े इतने बेरहमाना तरीके से। इस इंटरव्यू का कैसे देख लेंगे कि इतना बड़ा उन्होंने बात कह दी है? तो बात यह है कि कल हम जो बात कर रहे थे कि दुरानी साहब भी कह रहे थे कि हमने शायद बिन लादेन साहब यहाँ रखा हुआ है, तो ये जब वर्दी से उतर जाते हैं ये जर्नैल हजरात साहब, तो ये फिर इस तरह के बयान देते हैं। जब ये खुद ताकत में थे तो ये अमेरिका को खुद जब एक रात में एक टेलीफोन कॉल के बाद एक यू टर्न मार लिया था, तो उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आया। उस वक्त इशू ये होता है कि जब मिलिट्री गवर्नमेंट में होती है तो मुशर्रफ साहब के लिए और हर मिलिट्री हुकूमत के लिए अपना दवाम और अपनी हुकूमत का तवालत जो है वो आपके कौमी मफादात के ऊपर मुकद्दम हो जाता है, कौमी मफाद पीछे रह जाता है, अपनी परपेचुएशन इन पावर में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको जाहिर है सूट अमेरिकनों को वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये प्रॉक्सी वॉर ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में हुई, मगर उस वक्त नहीं बोलते वाइल दे आर इन पावर। उससे निकला क्या? मेरा सवाल है, आपने 11 साल प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, क्या निकला? ये क्या मिला? हमारे हिस्से में क्या है? हमें भी कुछ नहीं मिला। हमारा ये जो मुल्क 140 बच्चों की लाशें आई हैं, वही तालिबान ने हमारा भी ये हुआ है, और सबसे ज्यादा हमारे से भी बहुत ज्यादा अफगानिस्तान का जो हाल हुआ है, तबाह बर्बाद हो गया, और बिल्कुल हमारा उसके अंदर एक बिल्कुल इस तरह की पॉलिसीज का वो हिस्सा है। अगर ये इन्होंने इस तरह का स्टैंस लेना था तो उस वक्त लेते। शरीफ साहब का सिर्फ एक मैं वाकया बता दूंगा कि इनकी ये हालत क्या है कि वाशिंगटन में मैं न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट था, और ये जब शुरू में आए, जब अभी तालिबान वहाँ पे हमला 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में ताज़ा आया था, तो इनसे मैंने ये सवाल किया कि जनाब ये बताएं कि सुना है ये खबरें आ रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वाशिंगटन में कि अमेरिकन और नॉर्दर्न अलायंस वाले तालिबान काबुल को टेक ओवर करने वाले हैं,
तो ये बड़े गुस्से में आ गए, इन्होंने सबके सामने चीखना शुरू कर दिया कि अब फर्क है, मुझसे पूछ के अमेरिकन पॉलिसी बनाते हैं, मैं बताता हूं उनको कि क्या करना है क्या नहीं है, हम लूप के अंदर हैं। इनका नाम भी हम रख दें डॉक्टर जनरल मुशर्रफ। मजे की बात सुने ना, जब ये कह रहे थे कि मुझसे पूछ के ये जब फैसला होगा कि काबुल को कब लेना है तो मैं बताऊंगा, मुझसे पूछ के लगाएंगे, तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि जनाब ये आपके पीछे CNN की स्क्रीन चल रही है, उसके नीचे हेडिंग चल रही थी कि तालिबान जो है अमेरिकन ट्रूप्स एंड नॉर्दर्न राइट्स ऑलरेडी एंटर काबल, जो है वो एंटर काबल, और ये सबने ये कहा, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा और इनका ये कैसे हो गया, मुंह से निकल गया इनके, और ये वहीं छोड़ के ये चले गए। तो ये इनकी एक अजीब एक कॉन्फिडेंस था। मैं चले आता हूँ आपसे उसके दूसरा। अरशद, जो आज का इंटरव्यू आपने भी अपना प्रोग्राम इसी पे किया है, उस पे साथ पे जो आपके एनालिस्ट बैठे हुए थे, आप समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने जो फैसला किया, इससे पहले हमने देखा जनरल जिया को ये बड़े उससे ये चिढ़ते थे, आपको याद होगा इन मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि ना मैं जनरल अयूब हूं, ना मैं याया हूं, ना मैं जिया हूं, मैं हूं। लेकिन हम पॉलिसीज देखते हैं, वो जनरल जिया वाली पॉलिसीज है कि जनरल जिया ने भी वहां पर ये वार लड़ी अफगानिस्तान में, अमेरिकन के लिए लड़ी, वो हमने देखी, प्रॉक्सी वार्स ही लड़ी है वहां पे सारी। जनरल मुशर्रफ भी प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, तालिबान को खड़ा किया। वही सवाल मैं आपसे रिपीट करता हूं, हमें क्या मिला है तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा करके, वहां प्रॉक्सी करके? इंडियन तो कोई नेशनल नहीं वहां पे वो थे, सारे अफगानी नेशनल बैठे हुए थे, या आपके पाकिस्तानी वहां पे हमारे आते जाते रहते थे। इस पॉलिसी से पाकिस्तान को, जनरल मुशर्रफ को, हमारी आर्मी को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को 10 साल बाद इसमें से क्या निकला है जो हमने अफगानिस्तान में सब जो अगर जनरल मुशर्रफ साहब ने गार्डियन को दिया, गार्डियन एक बड़ा क्रेडिबल अखबार है, वो इस तरह से रिकॉर्डेड है और इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रोग्राम में चला ही रहे, कोर्स उसमें दिए हुए, क्योंकि हमारे जर्नलों की ये भी आदत होती है ना कि बात कह के जब प्रेशर और हीट ज्यादा है तो उससे मुकर जाते हैं कि ना मिस कोट किया गया है, और इस तरह का एक काम हुआ था। तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाल के वेबसाइट पे डाल दी थी कि जनाब ये आपके एक्चुअल कनाडा के बारे में कहा था कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं रेप इसलिए कराते हैं कि बहर वो नेशनलिटी ले सकें। बिल्कुल, जनरल मुशर्रफ साहब जो कि इस मुल्क के सदर भी रहे, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज हुआ जब हमारे फौजी, हमारे सिपाही महाजे जंग पे लड़ रहे थे, और आज ये बयान देते हैं कि नहीं जनाब तालिबान के साथ हमारे राब्ते थे और तालिबान को हमने अफगानिस्तान में इस्तेमाल भी किया। तो जो हमारा सिपाही वहां पे लड़ रहा था, जो हमारा फौजी वहां पे शहीद हो रहा था, उसके साथ आप बतौर आर्मी चीफ गद्दारी कर रहे थे उस प्रॉक्सी वॉर के लिए और उस पॉलिसी के लिए जिसपे आप अवाम को, सबको आप कहते नहीं ना ये अब हमारी पॉलिसी नहीं है, पूरी दुनिया को आप धोखा दे रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? पॉलिसी आपकी ये पकड़ी गई है। जब आप स्टेटमेंट बैठ के देखते हैं तो दूसरी साइड पे पॉलिसी जिसमें इंडिया भी शामिल था, अमेरिका भी, कि अच्छा जनाब ऐसे तो आप नहीं आ रहे काबुल, टर्न दिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ रिवर्स। और आज जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, आपने सवाल किया कि हमें क्या मिला, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का आपका कॉन्सेप्ट था वो रिवर्सल होके आज आप पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक वो आप रिवर्सल उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ का देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड सिर्फ कर दूं आपकी इजाजत से, वो ये कि ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में इशू था कि वहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर जारी थी, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। वहाँ पे एक वैक्यूम था जिसमें इंडिया ने फिल किया नॉर्दर्न अलायंस के साथ, और हमारी ये तालिबान को हमने अपनी प्रॉक्सी में रखा हुआ। मगर ये बातें अमरीकनों से जनरल मुशर्रफ साहब, क्योंकि वो उनको नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे, जब वो ताकत में थे खुल के नहीं कहते थे जिस तरह वो अब कह रहे हैं, ये अब हमने कहनी शुरू की हैं। और ये इसमें ना किसी, मैं कहता हूँ आसिफदारी का ना नवाज शरीफ का, मगर एक फ़र्क होता है सिविलियन हुकूमत में फिर भी आप उनको ये कहते हैं कि जनाब हमारे ये अफगानिस्तान में कंसर्न्स है। एक मिनट में बात खत्म कर दूं, अभी जाके ये आज के वाक़े से रिलेटेड है कि जो ये ओबामा साहब की कल कॉल आई है और आज जो है मोदी साहब की उसके बाद फिर कॉल नवाज शरीफ साहब को आई है। ऑफ कोर्स उसमें मोदी साहब पे एक छोटी सी खबर देता जो मैं, मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मेरे जराए ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक क्रेडिबल एक जो मेरे तक एक खबर पहुंची है कि मोदी साहब, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में खासा ब्रेक थ्रू हुआ है, कल की जो आज भी हुआ है, तो मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा बहुत जल्द कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके दोबारा बिल्कुल ये रिलेटेड पॉसिबिलिटी है, मगर आज जो ब्रेक थ्रू हुआ है कि उनकी जो कॉल आई है उसके पीछे ये है कि सिविलियन हुकूमत ज्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह सकती है। तो ये हमने बाबर करवाया है अमेरिका को कि जनाब हमारे अफगानिस्तान में, और उन्होंने भी रियलाइज किया वो जा रहे हैं तो वो यहाँ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। तो ये प्रेशर आया है इंडिया के ऊपर कि जनाब आप जो है ना ये रवैया कि मैं बात ना करूं, तो ऑफकोर्स उन्होंने बहाना
मुल्कों से और वर्ल्ड कप का बहाना करके कि हम एक सबसे खबर कर रहे हैं। आपका असल तबसरा बात चाहता यह है कि दुनिया का पूरी का प्रेशर और अमेरिका का प्रेशर जो है की वजह से ये कॉल हुई है, और अच्छी बात है। मैं समझता हूँ आज खबर का आपको तबसरा चाहता हूँ आमिर भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है और मजीद भी हमने कुछ एक दो इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट लेने हैं। आज एक उर्दू अखबार में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, क्योंकि प्रॉक्सी वार की बात हुई ना, अफगानिस्तान को जैसे हमने तबाह किया दोनों ने मिलकर, इंडिया पाकिस्तान ने, उसमें हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे बाद में किसी वक्त। उसमें आज एक उर्दू अखबार के बैक पेज पे खबर उन्होंने छापी हुई थी, जरा प्रॉक्सी वार्स देखें कि दोनों मुल्क का प्रॉक्सी वार्स कैसे लड़ रहे हैं। उसमें उन्होंने फरमाया कि गुजरांवाला की जो हमारी सरहद लगती है भारत के साथ, तो भारत की वहां पे एजेंसी ने या उनकी फोर्सेज ने बड़े खुफिया तरीके से कोई हजारों की तादाद में चूहे इकट्ठे किए हैं, और इकट्ठे करने के बाद उन्हें पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। पता नहीं वीजे लेके तो नहीं है शायद, को मेरा ख्याल है। आपका ख्याल है कि इस तरह की जो मुज़हिका खेज खबर छपी है आज, जिस तरह की लगाई गई, मीडिया के रोल को जरा देख लेते हैं कि वो ये लिखते हैं कि भारत ने अपनी सरहद के अंदर से हजारों की तादाद में चूहे पाकिस्तान में दाखिल किए ताकि ताउन की बीमारी फैले। ये भी प्रॉक्सी वार का हिस्सा, चूहों के जरिए प्रॉक्सी वार लड़ी जाएगी। ये पाकिस्तान इंडिया की जो हकीकत है वो एक इतनी मज़का खेज है, क्योंकि आज ये ब्रेक थ्रू हुआ है कि कॉल आई है, तो ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये बड़ा ही मजेदार वाकया है। मैं एक और आपको टोटा सुना दूं। जी, टोटा ये है कि मैं इसको रिपोर्ट कर चुका हूं, और ये शायद हमारे प्रोडक्शन वालों को ये निकालेंगे तो इनके पास वो ग्राफिक्स भी निकल आए कि ये कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान इंडिया की बड़ी टेंशन चल रही थी, LOC पे वो बिहेडिंग के केस हो गए थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि इंडिया से जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन आई उसके एक डब्बे में वो खोला तो उसमें से कुत्ता निकल आया। उसके बाद यहाँ से ये कुछ लोगों ने बाकायदा सोचा कि ये शायद हमारी बेइज्जती करने के लिए कुत्ता भेजा गया है। उन्होंने 50 आवारा कुत्ते पकड़े और वो ट्रेन में डाले और वो इंडिया भेज दिए। मैं इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने वहाँ पे दरमियान में एक वक्फा था, बैठे हुए बॉर्डर पे पेपर्स चेक हो रहे थे, तो मैंने कैसे ही छेड़ दिया एक जो वहाँ पे कस्टम के अफसर थे। मैंने कहा यार ये देखें पाकिस्तान इंडिया की क्या मज़का खेज है कि हम यहाँ बैठे हैं, आ रहे हैं। उन्होंने जब ये वाकया बताया तो मैंने ये यकीन नहीं किया। मैंने बाद में फिर कंफर्म किया वो वाकई ऐसा वाकया हुआ था, और उस पर फिर मरियाना बाबर हमारी बड़ी सीनियर कुलीग है, उन्होंने आउटलुक के अंदर एक मैगजीन के अंदर स्टोरी एक पूरी उस पर लिखी, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इतनी मज़का खेज हो जाती है, मगर ये इतनी संजीदा है कि हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। ये चूहों पे और कुत्तों पे लड़ाई करके हम दुनिया तबाह कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, आप भी इतना अरसा आपने प्रिंट जर्नलिज्म किया है, एक अखबार है उसमें एक एडिटर होता है, कोई न्यूज एडिटर होता है, कोई सब एडिटर होते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि भारत ने पूरे हिंदुस्तान से चूहे इकट्ठे किए होंगे, करने के बाद ट्रकों में डाले होंगे, उन्हें आप कह सकते हैं उनको बेहोशी की दवा दी होगी, बॉर्डर पे लाए होंगे और रातों रात उन्होंने उनको पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट किया होगा। हमारी एडिटोरियल जजमेंट बिल्कुल तबाह हो चुकी है। इस तरह की खबर का आप जिक्र करें, उसका नाम ले लें तो पता भी लग जाएगा कि हुआ क्या है। अब कौन सा अखबार है, 10 किस्म के होते हैं, रजिस्टर्ड है अखबार नहीं रजिस्टर्ड है, मतलब कोई एडिटर का नाम ले लें, अखबार का नाम ले लें, चले आप इस पर कमेंट करें। एडिटोरियल जजमेंट बताएं, एडिटोरियल जजमेंट तो तभी आप उस पर बता सकेंगे। थोड़ी सी पाकिस्तानियत करना चाहूंगा। वो मैं ये जरूर समझता हूँ कि हमारे यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना एंटी इंडिया हेट्रेड कम हुई है मीडिया के अंदर, खासतौर पे। अब ये स्टोरी सेल नहीं होती, मगर इंडिया में उनके मीडिया के लिए पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान स्टोरी सेल करना बड़ा ही आसान है और बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि हमने उनकी इतनी फिल्में ड्रामे देखे कि हम उनका मीडिया में खत्म हुई। आपका ख्याल हमारा मीडिया में उनके मुकाबले में यकीन बहुत कम है, वो बहुत वहां जाए तो किसी को बता दें क्योंकि हमने उनके फिल्में और इतने ड्रामे देखे कि हमें उनकी सोसाइटी की बड़ी समझ है। उन्होंने इंडिया में जाए किसी को बता दें पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ा देना, उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं और वो आपको देख के समझता है कि अब ऐसे ये एजेंट ही हैं। और बड़ी मैं यकीन करें वहां जाता हूं तो मेरे लिए मैं गो के बड़ा हामी हूं, पीसनिक हूं, और मैं समझता हूं ये ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर वहां भी ये बड़े मसाइल हैं। आखिरी सेगमेंट रहेगा, बड़ा जरूरी है। इस्लामाबाद का एक मैंने रोना है कि इस्लामाबाद जिस तरह यतीम हो चुका है पॉलिटिकली तौर पर, कि आप देख लें कि सेनेटर जो इस्लामाबाद से बनने वाले हैं दोनों इस्लामाबाद के रहायशी नहीं है। एक सिंध से आ रहे हैं, खतून आ रही है, एक KPK से झगड़ा साहब आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जवेद हाशमी साहब आए जहां से मैंने बन के गया, उसके बाद असद उमर साहब आए। क्या वजह कि इस्लामाबाद सियासी यतीम हो चुका है कि इस्लामाबाद की रिप्रेजेंटेशन जो है
वो या सिंध का कोई आके करेगा, या केपीके का करेगा, या मुल्तान का कोई आके करेगा, या कराची करेगा। रिप्रेजेंटेशन ये बड़ी इस्लामाबाद के साथ क्यों रिप्रेजेंटेशन ये? बड़ा खूबसूरत बात की। आपको पता है वाशिंगटन डीसी तबाह होकर रह गए इस्लामाबाद। वाशिंगटन डीसी में जो हर आप रह के आए हैं वहां पे हर गाड़ी की नंबर के पीछे लिखा होता है नीचे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये वो एक जुमला था जिसपे अमेरिका की बुनियाद रखी गई थी। अमेरिका बना ही इस जुमले पे था कि बरतानिया वाले हमें नुमाइंदगी दिए बगैर हमारे से टैक्स लेते हैं। तो यही हाल इस्लामाबाद का है कि यहाँ पे ना लोकल बॉडीज हैं, ना यहाँ के जो एमएनए के, फॉर एग्जांपल ये जो मेट्रो बस बनी, किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, कल परसों पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बात शुरू हुई थी, वहीं खत्म करते हैं, कि पार्लियामेंट के अंदर जो है सारे एमएनए ने कहा सीडीए के खिलाफ, हमारे घरों में ये पानी नहीं है, नलका नहीं है। इस्लामाबाद में सीवरेज के पानी में पोलियो आ गया और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है। वो पार्लियामेंट में किसी ने डिस्कस नहीं किया। इस्लामाबाद के पानी की हालत है, हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, इसके पहले मैं आता हूं, अरशद पे भी एक लास्ट कमेंट लूंगा, कि किरण डार को कल वहां टिकट दे दिया गया था। आज ये पता चला है कि किरण डार से टिकट लेके जो जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब हैं, जिन पे इमरान खान साहब बहुत सारे सीरियस इल्जाम लगाते हैं, उनकी भाभी को दिया गया है, बल्कि वो बेवा हैं। उनके, आपको याद होगा, यहाँ पे इनके अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होते थे, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो जरदारी पे स्विच केसेस बनाए थे, वो फरूक साहब थे, चौधरी फरूक साहब थे, उनकी बेवा को टिकट दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने जो उनके रमदे साहब की बेवा को टिकट दिया है, इसके पीछे क्या कहानी है? ये तो आपको, मुझे पता है, ज्यादा कहानी का पता है, आप बेहतर बताएंगे। मैं बल्कि आपसे पूछता हूँ, आज जो एंकर बन गए, आप कहानी ये बताएं, मैं दूसरा टोटा ऐड कर देता हूँ। जबरदस्ती मैं आप इसका वाक्य का आपको मुझसे ज्यादा पता, आप बताएंगे। मैं दूसरा टोटा सुना देता हूं आपको कि ये जो आसिफ किरमानी साहब का आप देखें कि उनकी नॉमिनेशन कर दी, किसी ने वहां पे इस लेवल पे ये होता है कि ये रियलाइज नहीं किया कि ये सरकारी मुलाजिम की मद में आते हैं और ये पैसे ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये हुआ। ये आप ये इसका बैकग्राउंड, इसका टाइम खत्म हो गया, थोड़ा सा आखिरी कमेंट कर दें कि किरण डार से टिकट लेके जस्टिस खलील रहमान रमदे साहब की भाभी को टिकट कैसे मिला और क्यों मिला? साहब ये आप बेहतर बताएंगे। ये प्लीज आज अब लास्ट एंकर ना बने, आप थोड़ा सा गेस्ट बन के, मेरा ही आपसे सवाल है। क्या करूं, जबरदस्ती एंकर आपने बनाया, मैं तो बनना नहीं चाह रहा था। और लास्टली सर आप जवाब दे दें, आपको पता है, आपसे ज्यादा वैसे ये आमिर साहब का बनता है, इनको बताना चाहिए, पता है रिलेशनशिप के लोग आपसे भी क्या मतलब यह कि इमरान खान फिर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खेल खेला गया था, फिर इमरान खान ठीक कह रहे हैं, जरा इस पे कमेंट कर दें। खबर आपके पास है? खबर नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। लेट्स लीव इट टू आवर व्यूअर्स। आपको पता है सारा, आप नहीं बता रहे। मैं, आप यकीन करें, मैं कोशिश करता हूं कि स्पेकुलेशन से बचूं, ये मेरा अंदाजा है और आपका अंदाजा आप नहीं कह रहे। चले जी, आप दोनों बताने के लिए तैयार नहीं है, बाकी आप बिल्कुल दोनों को पता है। कह रहे हैं रमदे साहब की वजह से हुआ है ये, जो आप इशारा देना चाह रहे हैं, मैं उसमें मतलब इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेल खेला गया, इस बात पे वो ठीक कहता है। चलें जी नाजरीन, आज का ये आपने शो देखा और जबरदस्ती मुझे इन्होंने एंकर्स बनाया था आज, क्योंकि शाहजहां लाहौर में गई हुई थी। अब मुझे नहीं पता हमने कैसा शो किया, आई होप कि आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो मंडे से इंशाल्लाह दोबारा आपके पास हाजिर होंगे और गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, किसान में पका